नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि भारत की खबरें एक दूसरे से कितनी अलग होती हैं। कहीं बाढ़ की तबाही की बात हो रही है तो कहीं किसी नई योजना का ऐलान। लेकिन अगर इन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है, एक ऐसे देश की जो एक ही वक्त में बड़ी बड़ी मुश्किलों से लड़ रहा है और साथ ही एक नए भविष्य की नींव भी रख रहा है। तो चलिए इसी तस्वीर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की चुनौतियां क्या हैं। फिर बात करेंगे कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे पर इतना जोर दिया जा रहा है। उसके बाद देश के लेवल पर चल रही कुछ बड़ी पहलों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि पूरी दुनिया के मंच पर भारत आज कहां खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, जमीनी हकीकत। क्योंकि देखिए, किसी भी देश की तरक्की के दावों को परखना होना तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वहां आज की चुनौतियां क्या हैं। 419 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिन्होंने जून से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में मानसून के कहर में अपनी जान गंवा दी। ये नंबर हमें ये याद दिलाता है कि प्राकृतिक आपदाएं सिर्फ हेडलाइंस नहीं होती, बल्कि एक बहुत कड़वी हकीकत होती हैं। और ये तबाही सिर्फ जान तक ही सीमित नहीं है, इसका पैमाना बहुत बड़ा है। 3000 से भी ज्यादा घर, सोचिए, पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। तो एक तरफ हिमाचल में हजारों लोगों ने आपदा में अपने घर खो दिए, वहीं दूसरी तरफ भारत के शहरों में एक अलग ही तरह की चुनौती खड़ी हो रही है। एक ऐसी चुनौती जो लाखों लोगों के लिए अपना घर बना पाना मुश्किल कर रही है। इसे कहते हैं अर्बन हाउसिंग क्राइसिस। मतलब आसान भाषा में समझें तो घरों की कीमतें लोगों की सैलरी के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये संकट कम होने वाला है, बिल्कुल नहीं। रॉयटर्स का एक पोल बताता है कि एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि भारत के बड़े शहरों में घरों की कीमतें 2025 में 6% से ज्यादा और 2026 तक 7% तक बढ़ सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले वक्त में घर खरीदना और भी मुश्किल होने वाला है। 1 करोड़, जी हाँ, 10 मिलियन। एक अनुमान के मुताबिक भारत में आज इतने सस्ते यानी अफोर्डेबल घरों की कमी है। तो प्रॉब्लम सिर्फ महंगाई की नहीं है, बल्कि इतने घर हैं ही नहीं जितने चाहिए। और ये जो गैप है ना, ये भविष्य में और भी बढ़ने वाला है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि 2030 तक अफोर्डेबल घरों की ये कमी 3 गुना तक बढ़ सकती है। सोचिए, 3 गुना। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है? इसका एक बड़ा जवाब है बुनियादी ढांचे पर जोर, यानी भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, जमीन पर बड़े पैमाने पर निवेश भी हो रहा है। मिसाल के तौर पर देखिए, एक तरफ गुजरात के लोथल में लगभग 4,500 करोड़ की लागत से नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो दूसरी तरफ राजस्थान के बांसवाड़ा में देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें। ये सब दिखाता है कि फोकस विरासत, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सब पर एक साथ है। 3,000 करोड़ रुपए, ये वो रकम है जो देश की राजधानी दिल्ली के लिए एक डेवलपमेंट पैकेज के तौर पर अनाउंस की गई है। और इसका मकसद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज में बड़े लेवल पर सुधार करना है। तो ठीक है, सड़कें बन रही हैं, इमारतें बन रही हैं, लेकिन देश को चलाने के लिए पॉलिसीज भी तो उतनी ही जरूरी है ना? तो अब जरा ये देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर यानी नीति के स्तर पर कौन कौन सी बड़ी पहलें हो रही हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है। एक ही समय पर कई अलग अलग मोर्चों पे काम हो रहा है। जैसे एक तरफ तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, यानी देश की सुरक्षा पर पूरा ध्यान है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में एआई और इनोवेशन का एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहा है। मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इन सबके बीच किसानों के लिए रबी अभियान जैसे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि रणनीति जो है वो सुरक्षा, तकनीक और कृषि तीनों को एक साथ लेकर चलने की है। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात, लेकिन दुनिया भारत को किस नज़र से देख रही है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो चलिए अब जरा ग्लोबल स्टेज पर भारत की पोजीशन को समझते हैं। जैसे हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड को लेकर बातचीत हुई, उसे फ्यूचर ओरिएंटेड एंड पॉजिटिव कहा गया, यानी भविष्य को लेकर एक सकारात्मक पहल। ये एक अच्छी बात है। हाँ,
हालांकि कुछ मुश्किल मुद्दे अभी भी बाकी हैं। और ये जो पॉजिटिव माहौल है ना, ये सिर्फ बातों तक ही नहीं है, ये आंकड़ों में भी दिख रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को ही देख लीजिए। साल 2020 में भारत 48वें नंबर पर था और अब अनुमान ये है कि 2025 तक हम 38 नंबर पर पहुंच जाएंगे। अब सोचिए, ये इनोवेशन के मामले में कितनी बड़ी छलांग है। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त उछाल आया कहां से? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली, हमारा आईसीटी सेक्टर, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें जबरदस्त ग्रोथ हुई है। दूसरी, देश का बूमिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, मतलब तेजी से खुल रहे नए नए स्टार्टअप्स। और तीसरी वजह है रिसर्च और डेवलपमेंट पर बढ़ता हुआ जोर। तो आखिर में हमारे सामने तस्वीर यही है। एक तरफ बाढ़ और हाउसिंग क्राइसिस जैसी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और दूसरी तरफ विकास और इनोवेशन की तेज रफ्तार। इन दो बड़ी ताकतों के बीच अगले दशक में भारत की कहानी आखिर कौन सा मोड़ लेगी? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।